हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोक व्यय एवं उत्पादन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। लोक व्यय के प्रभावों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव या अन्य प्रभाव। लोक व्यय किसी भी देश में वस्तुओं के उत्पादन की प्रकृति एवं मात्रा पर लोक व्ययों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव तथा उत्पादन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। लोक व्यय का उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव। डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों की स्थापना करके आज प्रायः सभी देशों में किसी न किसी आधार पर सरकार स्वयं कुछ उद्योगों की स्थापना कर उत्तरदायित्व लेती है और इस प्रकार वह इन उद्योगों की स्थापना पर व्यय करके उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। अनुदान एवं आर्थिक सहायता। सरकार उद्योगों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता देकर भी उत्पादन वृद्धि में प्रत्यक्ष योगदान दे सकती है। इस प्रकार की सहायता प्रायः नवीन उद्योगों, हानि पर चलने वाले उद्योगों या विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुप्रभावित उद्योगों को प्रदान की जाती है। प्रभावशाली मांग में वृद्धि करके सरकार अपने व्ययों को इस प्रकार कर सकती है जिससे देश में प्रभावशाली मांग में वृद्धि हो सके और यह वृद्धि उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित कर सके। औद्योगिक अनुसंधान। सरकार औद्योगिक अनुसंधानों पर व्यय करके भी उत्पादन वृद्धि में सहयोग दे सकती है। औद्योगिक अनुसंधान से ऐसे उपाय विकसित किए जा सकते हैं जिससे उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। लोक व्यय का उत्पादन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। लोक व्यय अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्पादन वृद्धि में सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से डाल्टन ने लोक व्ययों के प्रभावों का अध्ययन निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया है: कुशलता प्रभाव या कार्य करने तथा बचत और विनियोग करने की क्षमता पर प्रभाव। लोक व्यय कार्य करने तथा बचत और विनियोग करने की क्षमता को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है: क्रय शक्ति में वृद्धि। लोक व्यय में नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। सरकार वेतन, मजदूरी भत्ते, पेंशन का भुगतान तथा वस्तुएं और सेवाएं खरीदकर जनता को क्रय शक्ति प्रदान करती है और उसमें वृद्धि करती है। इससे जनता को अधिक वस्तुएं खरीदने और फलस्वरूप जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। जीवन स्तर ऊंचा होने से कार्यकुशलता बढ़ती है और यह वृद्धि में भी सहायक होती है। यह तथ्य निर्धन व्यक्तियों की दशा में अधिक सत्य रह सकता है। इस प्रभाव के संदर्भ में एक आलोचना भी की जा सकती है कि यदि निर्धन वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो यह वर्ग अपनी अशिक्षा, अज्ञानता और दृष्टिकोण के कारण या तो कुछ समय के लिए काम करना स्थगित कर सकता है या शराब, जुआ इत्यादि में बर्बाद कर सकता है। यह आलोचना कुछ सीमा तक सही भी हो सकती है, लेकिन इस संदर्भ में निम्न 2 बातों पर ध्यान दिया जा सकता है: क्रय शक्ति में वृद्धि एक साथ या आकस्मिक रूप से न होकर धीरे धीरे की जाए। यदि संभव हो तो क्रय शक्ति में वृद्धि नकदी में प्रदान करके वस्तुओं के रूप में प्रदान की जाए। वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यवस्था। लोक व्यय के माध्यम से सरकार जनता को निःशुल्क या रियायती मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करके भी उनकी कार्यकुशलता में और योग्यता में वृद्धि कर सकती है। इन वस्तुओं के उपभोग की आधारभूत वस्तुएं जैसे मकान, खाद्यान्न, ईंधन इत्यादि का सेवाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय महत्वपूर्ण रहता है। उत्पादन वृद्धि में सहायक सुविधाएं विकसित करना। लोक व्यय से सरकार ऐसी सुविधाओं को विकसित कर सकती है जो उत्पादन कार्य को उचित प्रकार से चलाने में सहायक होती हैं। इनमें रेल, सड़क, सिंचाई तथा शक्ति की सुविधाएं उल्लेखनीय हैं। बचत करने की शक्ति में वृद्धि। लोक व्यय से जनता की आय में वृद्धि होती है। इससे बचत करने तथा सीमांतर बढ़ जाता है और जनता की बचत करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इस शक्ति का उचित प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि बचत को एकत्रित करने तथा इन्हें लाभदायक एवं उत्पादक कार्यों में विनियोग करने की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रेरणात्मक प्रभाव या कार्य करने, बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। किसी देश का उत्पादन केवल कार्य करने, बचत करने तथा विनियोग करने की शक्ति ही नहीं बल्कि इसके लिए जनता की इच्छा से भी प्रभावित होता है। लोक व्यय का जनता की कार्य करने, बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मूल्यांकन करना कठिन होता है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी
इसका सामान्य अध्ययन निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्तमान व्ययों का प्रभाव। सामान्यतः सरकार के व्ययों में वृद्धि होने से जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्य करने की इच्छा कम हो सकती है, क्योंकि वे यह अनुभव कर सकते हैं कि बढ़ी हुई क्रय शक्ति से वे अपना सामान्य जीवन स्तर निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव में मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है और निरंतर वह अपने जीवन स्तर तथा संपत्ति में वृद्धि करना चाहता है। इस दृष्टि से लोक व्ययों का जनता के कार्य करने इत्यादि की इच्छा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक व्यय से देश में कार्य करने की अधिक अनुकूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा जन सामान्य के शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है, जिनका कार्य करने इत्यादि की इच्छाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। संभावित व्ययों पर प्रभाव। यदि व्यक्तियों को यह विश्वास हो जाए कि भविष्य में वृद्धावस्था, किसी दुर्घटना या अन्य किसी संकट के समय सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, तो सामान्यतः उनमें बचत करने की इच्छा कम होने का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति में वृद्धि की इच्छा रखता है और इस दृष्टि से सरकार से संभावित लाभों के आधार पर भी उसकी बचत या कार्य करने की इच्छा में कमी नहीं होगी। यदि कुछ सीमा तक ऐसी संभावना पाए जाने की संभावना रहे तो भावी लाभों को लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के वर्तमान अंशदान से संबंधित किया जा सकता है, जैसा कि प्रोविडेंट फंड इत्यादि से होता है। बंटन प्रभाव या आर्थिक साधनों में पुनर्वितरण पर प्रभाव। लोक व्यय से आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण होता है, जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह पुनर्वितरण, सरल शब्दों में स्थानांतरण, उचित दिशा में हो तो उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव डालता है, और यदि यह गलत दिशा में है तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोक व्यय के फलस्वरूप आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण निम्न प्रकार हो सकता है। प्रत्यक्ष पुनर्वितरण। आर्थिक साधनों का प्रत्यक्ष पुनर्वितरण 4 प्रकार से हो सकता है। सुरक्षा कार्यों एवं उत्पादकों की ओर प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिए अपने आर्थिक साधनों का एक भाग सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था और साज सज्जा पर व्यय करता है। प्रत्यक्ष रूप से इस व्यय से सामान्य उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा की उचित व्यवस्था रहने से देश की अर्थव्यवस्था के फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है। नागरिक व्यय। नागरिक व्यय में आंतरिक शांति, न्याय एवं प्रशासन पर किया गया व्यय शामिल है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह व्यय भी उत्पादन वृद्धि नहीं करता, तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यय उत्पादन व्यवस्था को समुचित रूप से चलने की दृष्टि से लाभकारी प्रभाव डालता है। सामाजिक कल्याण सेवाओं पर व्यय। इस व्यय में श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि शामिल हैं। इस व्यय से लोगों की कार्य क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन कार्यों के लिए प्रत्यक्ष सहायता। सरकार स्वयं उद्योगों की स्थापना करके या कुछ विशिष्ट उद्योगों को अनुदान या सहायता देकर भी आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण करती है। इस पुनर्वितरण का उत्पादन पर सामान्य अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रेरित पुनर्वितरण। इसमें आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण सरकार स्वयं नहीं करती, लेकिन वह अपने व्यय इस प्रकार करती है कि आर्थिक साधन उत्पादक कार्यों या लाभदायक कार्यों की ओर हस्तांतरित होने लगते हैं। इस दृष्टि से रेल, सड़क यातायात का विकास, शक्ति संसाधनों का विकास, उत्पादक में संबंधित तकनीकी एवं अन्य सूचनाओं का एकत्रण तथा वितरण, गुण चिन्हांकन योजना, कुछ आवश्यक वस्तुओं की निर्मित करने वाले उद्योगों को प्रेरणा प्रदान करने पर किया गया व्यय उल्लेखनीय है। एक स्थान से दूसरे स्थान को पुनर्वितरण। लोक व्यय के माध्यम से अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके एवं वहां पर उत्पादन कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान करके आर्थिक साधनों का स्थानीय स्थानांतरण किया जा सकता है। इससे देश में उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लोक व्यय एवं वितरण। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लोक व्यय का समाज में संपत्ति और आय के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वितरण पर लोक व्यय के प्रभावों की दृष्टि से लोक व्ययों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रगतिशील, प्रतिगामी और आनुपातिक। प्रगतिशील व्यय वे हैं जिनका अधिकांश लाभ निर्धन वर्ग को मिलता है। प्रतिगामी व्यय वे हैं जिनका अधिकांश लाभ धनी वर्ग को मिलता है, और आनुपातिक व्यय वे हैं जिनका लाभ धनी एवं निर्धन वर्ग को उनकी स्थिति के अनुपात में मिलता है। प्रोफेसर डाल्टन के शब्दों में लोक व्यय की व्यवस्था सर्वोत्तम है, जो कि आय की असमानता को दूर करने में अत्यंत शक्तिशाली प्रवृत्ति रखती है।
लोक व्यय द्वारा आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क व्यवस्था। सार्वजनिक व्यय की नीति में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि निर्धन वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था को निःशुल्क अनुदान कहा जाता है। उपादान। सरकार उत्पादकों और वितरकों को उत्पादन प्रदान करके यह व्यवस्था कर सकती है कि निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न, वस्त्र एवं मकानों को उचित रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। नकद अनुदान। कुछ विशिष्ट वर्गों को दिए जाने वाले नकद अनुदान धन की वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाने में योगदान देते हैं। इसमें वृद्धावस्था के लिए पेंशन, बीमारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, मातृत्व भत्ता, विधवाओं के लिए पेंशन, अपंगों के लिए सहायता इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक व्यय। देश में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार द्वारा अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इससे वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यदि सरकार विभिन्न वित्तीय सहायता एवं प्रेरणाओं द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करती है तो उससे भी संपत्ति के वितरण में सुधार होता है। उचित वेतन, मजदूरी एवं भत्ते। सरकार को यह देखना चाहिए कि वेतनभोगी वर्ग को उचित वेतन, मजदूरी एवं भत्ते मिले। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से व्ययों में वृद्धि करनी होगी। दूसरी ओर निजी उपक्रमों में इस प्रभाव से उद्योगपतियों से कर्मचारियों वर्ग के आय का उचित प्रभाव होता रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।